हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट की सीरीज। हमने ऑलरेडी द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973, द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918 एंड द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 एंड द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930 कंप्लीट कर लिया है। एंड अब हम रन कर रहे हैं द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963। तो इन सारे सब्जेक्ट्स की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट की है, तो मेरे चैनल पे आप जाके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए, क्योंकि हरियाणा जुडिशरी में अब बस एक वीक बच गया है हमारा। तो मल्टीपल रिवाइज कीजिए बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। माइनर एक्ट बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में, इसीलिए उसको मल्टीपल रिवाइज ज़रूर करें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो हमने अपने लास्ट सेशन में चैप्टर 2 के सेक्शन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज से हम सेक्शन नंबर 14 से डील करने वाले हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिसको हम स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकते, कैन नॉट नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये डिस्कस कर रहा है सेक्शन नंबर 14 में। ये बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स। तो फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। अब नीचे दिए रखा है कि कौन कौन से नहीं किए जा सकते, तो 4 चीजें दे रखी है, ठीक है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। तो वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 20। अब सेक्शन 20 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो 2018 अमेंडमेंट में सब्स्टिट्यूट होकर उसमें सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का प्रावधान दे रखा है, जिसको हम डील करेंगे जब सेक्शन 20 में जाएंगे। यहाँ के लिए हम इतना समझते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है। अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो मैं थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा सकती हूँ, एंड उनका जो भी एक्सपेंसेस, जो भी कंपनसेशन लगा, जो भी मुझे खर्च लगी उस चीज़ में, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्टीज थे जिसने डिफॉल्ट किया है उससे मैं उसकी पेमेंट ले सकती हूँ। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 20 में। तो जब कोई पार्टी जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, उसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया, मान लीजिए थर्ड पार्टी से करा लिया है परफॉर्मेंस, तो उसको फिर से कराने की जरूरत नहीं। तो फिर से स्पेसिफिकली परफॉर्म क्यों कराएगा, है ना। तो इसमें अलाउड नहीं होता है। दूसरा क्या है, जब अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी इन विच कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज, ठीक है। अब ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस के लिए ना कंटिन्यूअस ड्यूटी लगती है, किसकी, जिस कोर्ट की, और जो है कंटिन्यूअस ड्यूटी के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इसके लिए भी अलाउ नहीं किया जाएगा। उसमें क्या है, उसमें कोर्ट का सुपरविजन लगता है और ये कंटिन्यूअस ड्यूटी के लिए अलाउ नहीं कर सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये है 14 का क्लॉज बी। अब सी क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टी दैट द कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो डिपेंड किस पे है, पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड है, पार्टीज की पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड है। तो उसके हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेंटिंग पेंट करने का अग्रीमेंट है तो ये तो बस वही पर्सन कर सकता है जिसको पेंटिंग आती है, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। तो ये किस पे डिपेंड है, पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड है। तो इस चीज़ का हम क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। ये है क्लॉज सी 14 का। क्लॉज डी क्या है, नेचर डिटर्मिनेबल। अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना नेचर डिटर्मिनेबल है तो भी हम इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। ये 4 चीज़ें याद रखिएगा। हमेशा एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन तीनों में से कोई 3 देंगे, एक अलग दे देंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसका स्पेसिफिकली परफॉर्म कराया जा सकता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कराया जा सकता है स्पेसिफिकली परफॉर्म। और या तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कोई एक दे देंगे, बाकी 3 अलग और पूछ सकते हैं कौन सा स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कराया जा सकता। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है सेक्शन नंबर 14A। ये हमें बता रहा है पावर ऑफ कोर्ट टू इंगेज एक्सपर्ट। अब कोर्ट के पास पावर है कि वो एक्सपर्ट इंगेज कर सकती है। अगर किसी मैटर पे उसको नॉलेज नहीं है तो वो एक्सपर्ट को इंगेज कर सकती है और उस चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकती है अगर केस में रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेन इन CPC in any suit under this act where the court consider it necessary to get expert opinion to assist in on any specific issue involved in the suit, it may engage one or more expert and direct to report to it on such issue and may secure attendance of the expert for providing evidence including production of document on the issue। यानी कि क्या बोल रहा है
कि कोई भी सीपीसी में जो प्रोविज़न है उसको प्रेजुडाइज नहीं करे, उसको हार्म ना पहुंचाए। तो क्या कर सकता है, किसी भी सूट में जो है कोर्ट को अगर लगता है कि उसको ज़रूरत है एक्सपर्ट ओपिनियन की, तो वो असिस्ट करने के लिए बुला सकता है स्पेसिफिक इशू में एक्सपर्ट को। वो एक या एक से ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं। वो बोलेगा आप रिपोर्ट बनाओ, डायरेक्ट करो हमें इसमें कैसे एक्ट करना चाहिए, और इस चीज़ के बारे में हमें डिटेल नॉलेज चाहिए, इसलिए हम आपको हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बुलाया जा सकता है। किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, प्रोडक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट ऑन इशू, इससे रिलेटेड भी हो सकता है। किसी प्रोवाइडिंग ऑफ एविडेंस से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी से भी हो सकता है। देखिए, 2 और मोर एक्सपर्ट डायरेक्ट टू रिपोर्ट इट ऑन अ इशू में सिक्योर अटेंडेंस, उसको बुलाया भी जा सकता है एक्सपर्ट को, और एविडेंस देने के लिए और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी उनको एक्सपर्ट एडवाइस देने में हेल्प कर रहे हैं ना, तो वो सारी डॉक्यूमेंट भी वो उनसे मांगी जा सकती है और वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 क्या बता रहा है हमें, कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द एक्सपर्ट और टू प्रोड्यूस और टू प्रोवाइड एक्सेस टू एनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, गुड्स और अदर प्रॉपर्टी फॉर हिज इंस्पेक्शन। अब क्लॉज 2 हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है जब भी एक्सपर्ट अपनी डिसीजन देगा, अपना कंक्लूजन निकालेगा, उसके लिए उसको कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं। तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट रिक्वायर कर सकता है और डायरेक्ट भी कर सकता है। रिक्वायर करेगा या डायरेक्ट करेगा किसी भी पर्सन को कि वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे एक्सपर्ट को और उसको प्रोड्यूस करे वैसा डॉक्यूमेंट जो भी उसको रिक्वायर्ड अपने एक्सपर्ट ओपिनियन में पहुंचने के लिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराए एक्सपर्ट को। ये कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है, रिक्वायर भी कर सकता है किसी भी पर्सन को जिसको नॉलेज है उस इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। ये था हमारा सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट shall form part of the record of the suit, and the court, or with the permission of the court, any of the parties to the suit may examine the expert personally in open court, or any of the matter referred to him or mentioned in his opinion or report, or as to his opinion or report, or as to the manner in which he has made the inspection। यानी कि जो ओपिनियन होगा और जो रिपोर्ट होगा, जो किसको दिया गया, जो कौन दे रहा है, एक्सपर्ट दे रहा है, वो एक रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा। रिकॉर्ड, पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। ये रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा। एंड द कोर्ट विद द परमिशन ऑफ द or with the permission of the court, any of the party of the suit may examine the expert personally in open court। अब जो है, अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि उसको एग्जामिन करना है उस एक्सपर्ट को, उसको उसकी वेरासिटी पे डाउट हो रहा है, तो वो कोर्ट की परमिशन लेगा और एग्जामिन कर सकता है उस एक्सपर्ट को। लेकिन वो कहाँ करेगा, वो ओपन कोर्ट में करेगा। और किस मैटर से रिलेटेड करेगा, उसने जो भी अपना फॉर्म किया है ना, ओपिनियन और रिपोर्ट जो भी बनाया ना, उस पर उसको कुछ डाउट होता है तो उस पर वो पर्सन पर्सनली जो है क्वेश्चन कर सकता है उस ओपिनियन या रिपोर्ट पे, ठीक है। ये था हमारा सब क्लॉज 3। अब लास्ट सब क्लॉज जो है सेक्शन नंबर 14 का, ये हमें बोल रहा है द एक्सपर्ट शैल बी इंटाइटल्ड टू सच फी, कॉस्ट और एक्सपेंसेस एज द कोर्ट में फिक्स, विच शैल पेएबल बाय द पार्टीज इन सच प्रपोर्शन एंड एज सच टाइम एज द कोर्ट में डायरेक्ट। 14A का, सॉरी मैंने 14 बोला था। तो एक्सपर्ट जो है ना, वो इंटाइटल भी होगा। अब जो एक्सपर्ट को हायर किया जाएगा तो एक्सपर्ट जो है इंटाइटल क्या होगा, उस फी का, उस कॉस्ट का और एक्सपेंसेस का, जो भी कोर्ट को सही लगता है उसको कि इतना तो मिलना ही चाहिए एक्सपर्ट को, तो उसको वो मिलेगा। और वो कौन देगा, वो पार्टीज देगी, ऐसे प्रपोर्शन में देगी, ऐसे टाइम पे देगी, जो भी कोर्ट डायरेक्ट करेगा इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन नंबर 14A, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 14A। सेक्शन 14 के रिगार्डिंग एक चीज़ रह गई थी आपकी कि अब जो सेक्शन नंबर 14 है ना, ये सब्सटीट्यूट हुआ है 2018 अमेंडमेंट से। पहले ये कुछ और था, यहाँ 4 क्लॉज ही थे बट कुछ और थे, ठीक है। बट अभी ये कुछ क्लॉज सेम थे बट बाकी सारे जो हैं चेंज हुए। जैसे सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस पहले नहीं था, ये जो है अभी ऐड हुआ है। तो इस पूरे जो सेक्शन है ना, इसको ही सब्सटीट्यूट किया गया है 2018 अमेंडमेंट में, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है सेक्शन नंबर 15। ये सेक्शंस जो है, ये किसके बारे में बात करें, पर्सन फॉर और अगेंस्ट हुम कॉन्ट्रैक्ट में भी स्पेसिफिकली परफॉर्म। अब ऊपर देखा था हमने कौन से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो सकते। अब हम ये देखेंगे पर्सन जिसके लिए और जिसके अगेंस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 15 हमें बोल रहा है हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन ऑब्टेन कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये हमें सेक्शन 15 बता रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑब्टेन बाय।
यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे ऑब्टेन हो सकता है, बाय द पार्टीज और द रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल और एनी पार्टी देयर टू। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन ऑब्टेन कर सकता है, कोई भी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं, या उसके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, उसके प्रिंसिपल, या कोई भी पार्टी उससे रिलेटेड जो है, ये लोग जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकते हैं। कॉमन सेंस ही बात है कि कौन कराएगा स्पेसिफिकली परफॉर्म। अगर मुझे कुछ नुकसान हुआ है तो मैं ही कराऊंगी ना, मैं अब कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हूँ तो मैं ही कराऊंगी, या तो मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट है वो कराएगा, या तो मेरा कोई प्रिंसिपल है, मैं किसी की एजेंट हूँ तो वो प्रिंसिपल कराएगा, या कोई अदर पार्टी जो इससे इफेक्ट हो रहा है ना तो वो कराएगा। ठीक है, यही लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लॉज। अब इसके साथ एक प्रोवाइजो अटैच है जो बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर द लर्निंग स्किल सॉल्वेंसी or any personal quality of such party is material ingredient of the contract, and where the contract provides that his interest shall not be assigned, his representative interest or his principal shall not be entitled to specific performance of the contract unless such party has already performed his part of the contract or the performance thereof by his representative interest or the principal or has been accepted by the other party। यानी कि प्रोवाइजो इसका क्या है, अगर जहाँ लर्निंग है, स्किल है, सॉल्वेंसी है और पर्सनल क्वालिटी है किसी पार्टी की। ठीक है, क्या क्या, लर्निंग, स्किल, सॉल्वेंसी और पर्सनल क्वालिटी, ये एक मटेरियल इंग्रेडिएंट है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना ऊपर पेंटिंग के रिगार्डिंग, वो पर्सनल क्वालिटी है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट, अगर पेंटिंग बनाने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मेन पर्पस पेंटिंग बनाना ही है, तो ये मटेरियल इंग्रेडिएंट है उस कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, और जहाँ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स हिज इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइंड हिज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से समझ में आ रहा है, जैसे वही एग्जांपल परफेक्ट आपका पड़ रहा है पेंटिंग वाला, कि ये इंटरेस्ट जो है ना रिप्रेजेंटेटिव को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उसका रिप्रेजेंटेटिव भी एक अच्छा पेंटर हो। तो ये जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में असाइन नहीं किया जा सकता है इंटरेस्ट, ठीक है, ना ही प्रिंसिपल को। तो वैसे केस में जो है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिप्रेजेंटेटिव से नहीं कराया जा सकता है, प्रिंसिपल से नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ बताया जा रहा है। ठीक है, तो उनसे नहीं लिया जा सकता है परफॉर्मेंस। लेकिन इसका भी एक प्रोवाइजो का भी प्रोवाइजो है, अनलेस क्या बोल रहा है, सच पार्टी हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पेंटर ने ऑलरेडी पेंट कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से पेंडिंग है, सामने वाले पार्टी से, कि उसने पेमेंट नहीं की है पेंटिंग की, तो वो तो रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट या प्रिंसिपल से तो हम ले ही सकते हैं पेमेंट, उसके लिए कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन नहीं है। मान लीजिए हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे आपके लिए पेंटिंग बना के देनी थी, लेकिन अब मैंने अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपने डिफ़ॉल्ट किया है, तो मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती हूँ आपके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट से भी और आपके प्रिंसिपल से भी, किसी से भी करा सकती हूँ, क्योंकि इसमें तो पर्सनल क्वालिफिकेशन नहीं है, पैसे देने में तो कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए ये इन्फोर्स हो सकता है। तो ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शंस था। ठीक है, अब चलते थर्ड जो है इसका सबसेक्शन। सबसे पहले कौन था, पार्टी से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव से करा सकते हैं, तीसरा क्या था, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटलमेंट ऑन मैरिज और अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली एनी पर्सन एंटाइटल देयर अंडर, यानी कि HUF की बात हो रही है, तो कोई सेटलमेंट ऑन मैरिज है, ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ है डाउटफुल राइट्स से रिलेटेड एक ही फैमिली के मेंबर के बीच में, तो वहाँ के कोई भी मेंबर जो बेनिफिशियरी होंगे ना उसके, वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा C पॉइंट हो गया। ठीक है, अब D पॉइंट कौन कर सकता है अगला, तो वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंटर इनटू बाय अ टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ ए पावर द रिमाइंडर मैन, यानी कि जहाँ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के लिए है, टेनेंट फॉर लाइफ के लिए है, तो जो रिमाइंडर मैन होगा वो भी कर सकता है। ये सब टर्म याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में डायरेक्ट आएंगे, आपको बस टिक लगा देना है। तो याद रखिएगा कौन कौन ऑब्टेन कर सकता है, तो रिमाइंडर मैन कर सकता है जहाँ टेनेंट फॉर लाइफ है। ठीक है, बस कीवर्ड याद रखिए, ज़्यादा आपको करना नहीं है। ठीक है, हमें थेसिस नहीं लिखनी है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना हमारा, वो है रिविजनर इन पोजेशन। तो कौन सा है, रिविजनर, सारे की टर्म याद रखिएगा, रिविजनर इन पोजेशन।
ठीक है, जहाँ अग्रीमेंट क्या है, अग्रीमेंट एक कोवेनेंट है जो इंटर किया जाता है विद हिज प्रीडिसेसर इन टाइटल, जो पहले था ना उस प्लेस पे उसके साथ, एंड द रिविजनर इज इंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ द कोवेनर। और रिवर्सनर कौन इंटाइटल होगा, जिसके पास प्रॉपर्टी रिवर्स में होकर जाती है, ठीक है, तो वो इंटाइटल होगा बेनिफिट के लिए इस कोवेनेंट के अंदर, वो भी अप्लाई कर सकता। अब रिवर्सनर क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। रिवर्सनर वो पर्सन होता है, से फॉर एग्जांपल ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, फॉर लाइफ दी, एंड आफ्टर बी इज डेथ ये प्रॉपर्टी बैक हो जाएगी ए को। अगर ए नहीं होगा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो ऐसे केस में जो ना ए रिवर्सनर हो जाता है, उसके पास प्रॉपर्टी बैक जाएगी तो वो रिवर्सनर होता है। ये होता है रिवर्सनर का कॉन्सेप्ट। तो किसको प्रॉपर्टी कौन ऑब्टेन कर सकता है, तो रिवर्सनरी पोजीशन भी है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो ऑब्टेन कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है रिवर्सनर इन रिमाइंडर, ये भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। सब की पॉइंट याद रखिएगा, ज़्यादा बोलूँगी तो लेक्चर लंबा हो जाएगा और एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ठीक है। आपको सब समझ तो आएगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो रिवर्सनर इन रिमाइंडर और द अग्रीमेंट इज सच अ कोवेनेंट एंड द रिवर्सनर इज एंटाइटल टू द बेनिफिट देयर ऑफ, ठीक है। और रिवर्सनर क्या है, बेनिफिट के लिए एंटाइटल है। विल सस्टेन मटेरियल इंजरी बाय द रीजन ऑफ द ब्रीच, और अगर ब्रीच होता है ना तो उस रिवर्सनर को मटेरियल इंजरी भी होगी, इसलिए उसके पास भी राइट है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल इंजरी से बचने के लिए, ठीक है। ये एफ था। अब एफ ए जो है ना, ये क्या बात हो रहा है, ये एफ ए बोल रहा है व्हेन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम अमालगमेटेड विद अनदर एलएलपी। अब एक एलएलपी था वो एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में और बाद में वो जो है किसी और एलएलपी से अमालगमेट हो जाता है, ठीक है। तो जो न्यू एलएलपी बनेगी ना उन दोनों के अमालगमेशन के साथ, उसमें विच अराइजेज आउट ऑफ द अमालगमेशन, तो उसके पास भी वो राइट है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट का। ये एलएलपी के रिगार्डिंग था, जो है वो हमारा अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है। ये 2018 का अमेंडमेंट है, देखिए नीचे लिखा है, मैंने आपको दिखा दिया, 2018 का अमेंडमेंट है जो ऐड हुआ है ये इसमें, ठीक है। एफए के पॉइंट में एलएलपी कोई पुरानी थी, उसकी राइट थी स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराने की, लेकिन वो क्या करता है, वो दूसरे एलएलपी से जाके अमालगमेट हो जाता है दूसरी और जो है एक न्यू एलएलपी बन जाती है। ये थर्ड वन जो है ना, न्यू वन बन जाते हैं, तो इस न्यू वन के पास भी राइट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने का। तो बस यही सिंपल सी बात बता रहा है। फिर जी पॉइंट क्या है, वेयर अ कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम अमालगमेटेड विद अदर कंपनी, द न्यू कंपनी व्हिच अराइजेस आउट ऑफ द अमालगमेशन सेम विद अप्लाइज विद कंपनी। जैसा मैंने आपको एलएलपी के लिए बताया वैसे ही जी में कंपनी के बारे में दे रहा है। एक कंपनी जो है अमालगमेट हुई दूसरी कंपनी से, न्यू कंपनी बन जाती है, न्यू कंपनी के पास राइट है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट का। एक्चुअल राइट इसके पास था, लेकिन ये अमलगमेशन के लिए के कारण जो है इसके पास भी राइट आ जाता है, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर जी। एच क्या बोल रहा है, वेयर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी हैव बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन द कंपनी। यानी कि अब कोई प्रमोटर जो होता है, जब कंपनी बनती नहीं है, जब कंपनी के फॉर्मेशन से पहले जो भी एक्टिविटी होती है वो प्रमोटर करते हैं कंपनी के, ठीक है। और बाद में अगर वो एंटर कर लेते हैं कि हमने जो पहले भी रेटिफाई कर लेता है अगर कंपनी उनके प्रमोटर्स की एक्ट, तो फिर सारी लाइबिलिटी कंपनी की हो जाती है। तो क्या बोल रहा है, जहाँ प्रमोटर है ना कंपनी के, इनकॉर्पोरेशन से पहले वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं कंपनी के लिए, ठीक है, और सच कॉन्ट्रैक्ट जो है वैसे टर्म्स पे इनकॉर्पोरेट है जो कंपनी का है, तो फिर वो कंपनी की भी राइट हो जाती है कि वो जो है अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। ये जी पॉइंट है, लेकिन इसके साथ एक प्रोवाइजो अटैच्ड है जो बता रहा है, प्रोवाइडेड दैट कंपनी हैज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेटेड सच एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट और हैज़ कम्युनिकेटेड सच एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट और उसने कम्युनिकेट भी किया है वैसा एक्सेप्टेंस अदर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी एक्ट होती है प्रमोटर्स की, अगर उसको कंपनी ने रेटिफाई कर दिया तो फिर वो पूरी लाइबिलिटी कंपनी की हो जाती है। तो सेम बात प्रोवाइजो में हमें बताई गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि बता रहा है स्पेसिफिक बार टू रिलीव। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। तो क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन फेवर ऑफ अ पर्सन। तो किसी परफॉर्मेंस का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है किसी पर्सन के फेवर में। कब नहीं कराया जा सकता है, जब
उस पर्सन ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है, ठीक है, 20 के अंदर, सेक्शन नंबर 20 के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया 14 के अंदर, ठीक है, वैसा ही इसने क्या करा है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कराया, और ये 2018 में ऐड हुआ है ये क्लॉज नंबर ए। फिर दूसरी में क्या बताया, हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग और वॉयलेट द एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट that on his part remains to be performed or act in fraud of the contract or willfully act in variance with or in subversion of the relation intended to be established by the contract। यानी कि जो इनकेपेबल हो गया है परफॉर्म करने के लिए वैसा कॉन्ट्रैक्ट, या वॉयलेट कर रहा है एसेंशियल टर्म कॉन्ट्रैक्ट का, और जो है उसका पार्ट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट को वो परफॉर्म करना बाकी है, या तो वो क्या कर रहा है, फ्रॉड में एक्ट कर रहा है, जानबूझ के फ्रॉड कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिलेटेड, ठीक है, या विलफुली एक्ट कर रहा है अलग तरीके से, ठीक है। तो ऐसे केस में भी जो है ना उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, जो खुद ही डिफ़ॉल्ट में है तो फिर उसको रिलीफ नहीं मिलेगा अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया है। तो ये दूसरा है पर्सनल बार टू रिलीफ के रिगार्डिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट का है हु फेल्स टू प्रूव, ठीक है, थर्ड पॉइंट में बोल रहा है हु फेल्स, जिसने प्रूफ, जो फेल हो गया है प्रूव करने के लिए कि उसने परफॉर्म कर दिया है, या वो रेडी है या विलिंग है कि वो अपना पार्ट परफॉर्म करे कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो अगर वो प्रूव करने से फेल हो जाता है तो भी उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। ये 3 केसेस हैं जहाँ रिलीफ नहीं मिलेगा, जहाँ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्म करा लिया है, जब वो खुद इनकेपेबल हो जाता है, या उसने फ्रॉड किया है, या उसका पार्ट रिमेन अनपरफॉर्म्ड है, वॉयलेट किया है एसेंशियल पार्ट, तो नहीं मिलेगा, या वो फेल हो गया है प्रूव करने से, या वो रेडी है या विलिंग है अपने एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो इन तीनों पार्ट में नहीं मिलेगा। अब जो है क्लॉज सी में हु फेल्स टू परफॉर्म जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ, इस जगह पे पहले क्या था हमारे, जस्ट अ सेकेंड, तो वहाँ पे था हु फेल्स टू एवर एंड प्रूव, जो कि 2018 अमेंडमेंट से हो गया हु फेल्स टू प्रूव, यानी कि एवर जो वर्ड था ना इसको डिलीट कर दिया गया। अब एवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग प्रूव, स्ट्रॉन्ग प्रूव वाले वर्ड को हटा दिया, यानी कि अब स्ट्रांगली आपको प्रूव नहीं करना है कि आप विलिंग थे। आप अगर शो कर सकते हो ना कि आप विलिंग हो अपने पार्ट को परफॉर्म करने का, तो दिस विल सफाइज, आपको स्ट्रांगली प्रूव नहीं देना है कि आप करने ही वाले थे एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई है 2018 के बाद से। चलिए तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस सेक्शन का, ये क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी, यानी कि इस क्लॉज के पर्पस से, where a contract involve the payment of money, it is not essential for the plaintiff to actual tender to the defendant or deposit in the court any money except when so directed by the court। यानी कि यहाँ जो बोल रहा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व कर रहा है पेमेंट ऑफ मनी, कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्लेंटिफ के पर्पस से डिफेंडेंट को ना एक्चुअली वो जो है डिपॉजिट करना होगा मनी, या तो कोर्ट में रखना होगा वो मनी, ये दिखाने के लिए कि वो विलिंग है अपने पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पेमेंट ऑफ मनी दिखाना पड़ेगा, लेकिन एक्सेप्शन है कि अगर कोर्ट ने डायरेक्ट किया तब तो आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कोर्ट के डायरेक्शन पे आपको रखना पड़ेगा, ये बताया जा रहा है, ठीक है। अब सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एंड रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू ट्रू कंस्ट्रक्शन, यानी कि प्लेंटिफ को ये भी प्रूव करना होगा, मस्ट प्रूव है, यानी कि स्ट्रांगली प्रूव करना होगा कि जो परफॉर्मेंस है ना और जो रेडीनेस है या विलिंगनेस है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, कॉन्ट्रैक्ट को, ये प्लेंटिफ की ड्यूटी है कि उसको प्रूव करना होगा कि जो अदर पार्टी है वो परफॉर्म करने के लिए ये जो प्लेंटिफ है उसको प्रूव करना होगा कि ही इज़ रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ही मस्ट प्रूव, ठीक है। और ट्रू कंस्ट्रक्शन में प्रूव करना है, सही सही दिखा के प्रूव करना है, ठीक है। ये प्लेंटिफ की ड्यूटी है, ये एक्सप्लेनेशन 2 में बता रहा है, बी में, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट सेक्शन पे चलता है, ये सेक्शन नंबर 17 है, ये बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल, यानी कॉन्ट्रैक्ट है सेल करने के लिए या लेट आउट करने के लिए, बट ये जो कर रहा है ना उसके पास कोई टाइटल ही नहीं है, जो सेल कर रहा है या लेट आउट कर रहा है प्रॉपर्टी, उसके पास टाइटल नहीं है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकता है, ठीक है, नहीं करा सकता है। अब चलिए देखते हैं क्लॉज 1 में क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स इन फेवर ऑफ अ वेंडर और लेसर, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है और लेट आउट है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराई जा सकती है किसी वेंडर के फेवर में,
ठीक है, या लेसर के फेवर में स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कराई जा सकती है। कब? Who knowingly himself not to have any title to the property has contracted to sell or let the property, यानी कि जो जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है या लेट आउट कर रहा है प्रॉपर्टी, और उसको नॉलेज है कि उसके पास कोई टाइटल नहीं है उसके रिगार्डिंग, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सेल करने के लिए या लेट आउट करने के लिए प्रॉपर्टी, तो ऐसे केस में वो पर्सन जो है स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा क्लॉज क्या बोल रहा है, हु दो ही इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बिलीविंग दैट ही हैड अ गुड टाइटल टू द प्रॉपर्टी cannot at the time fixed by the party or by the court for completion of the sale or letting give the purchaser of the lessee a title free from reasonable doubt, यानी कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा था तो उसको बिलीव था कि वो उसके पास गुड टाइटल है उस प्रॉपर्टी में, लेकिन cannot at the time fixed by the parties or by the court for the completion of the sale or letting give the purchaser of the seller a टाइटल फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट, लेकिन उस वक्त तो उसके पास गुड टाइटल था जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा था, लेकिन क्या हुआ बाद में जब टाइम फिक्स था कॉन्ट्रैक्ट करने का पार्टीज के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, उस वक्त जो है उसको पता था कि वो लेसी या परचेजर को गुड टाइटल नहीं दे सकता, या उसके पास रीजनेबल डाउट भी था ना, तो भी स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा सकता। अगर उसके पास रीजनेबल डाउट भी था तो भी नहीं करा सकता है, और फर्स्ट केस में तो उसको पता ही था कि उसके पास टाइटल नहीं है तो नहीं करा सकता स्पेसिफिकली इन्फोर्स, यही बोल रहा है सेक्शन 17। अब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, सब सेक्शन 1 के पर्पज से, ठीक है, सब सेक्शन 1 जो है अप्लाई होगा एज फार एज में बी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ये सेल और हायर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ फर्स्ट क्लॉज में तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात हो रही थी, सेकंड क्लॉज में ये मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा है, यानी कि ये जो सेक्शन नंबर 17 है ना, ये आपके मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लीकेबल होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 17। नेक्स्ट सेक्शन पे चलता है, सेक्शन नंबर 18। ये हमें बता रहा है नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन, ये बता रहा है जब तक वेरी नहीं करोगे टर्म तब तक इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। वेयर अ प्लेंटिफ सिक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग to which the plaintiff sets up a variation, the plaintiff cannot obtain the performance sought except with the variation so set up in the following cases, namely, यानी कि अब प्लेंटिफ जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर रहा है, ठीक है, उसने डिमांड की किसी कॉन्ट्रैक्ट में राइटिंग में देकर, और डिफेंडेंट क्या कर रहा है उस पर एक वेरिएशन सेट कर रहा है, यानी कि वो बोल रहा है कि मैं ये परफॉर्म तभी करूँगा जब तुम जो है ये टर्म नंबर 1 जो है इसमें कुछ वेरिएशन करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका 10 टर्म्स है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, अब पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 2 में आप कुछ वेरी करोगे तभी मैं इसको स्पेसिफिक परफॉर्म करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। तो ऐसा जो वेरिएशन कब ला सकता है डिफेंडेंट, तो ये 3 केसेस दिए गए नीचे जब वो वेरिएशन ला सकता है। तो क्या क्या है, तो फर्स्ट है वेयर बाय फ्रॉड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच द परफॉर्मेंस इज साउट इज इन term or effect different from that of parties agrees to or does not contain all the terms agreed to between the parties on the basis of which defendant entered into a contract। अब कुछ फ्रॉड हुआ था या कुछ मिस्टेक हुआ था फैक्ट का या कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ था जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे रिटन कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जिसके लिए परफॉर्मेंस मांगा जा रहा है। अब ऐसे फ्रॉड या मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट जो था कॉन्ट्रैक्ट का वो डिफरेंट हो रहा है जो पार्टीज ने इंटेंट किया था या अग्री किया था, और उसमें कुछ ऐसे टर्म्स नहीं है जिस पे उन्होंने अग्री किया था, ठीक है, जिस पे डिफेंडेंट्स ने अग्री किया था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो फिर वो टर्म रख सकता है कि आप या तो ये टर्म वेरी करो तभी मैं स्पेसिफिक परफॉर्म करूंगा कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज मैं नहीं करने वाला। किस किस केस में, फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये था सब क्लॉज ए। अब सब क्लॉज बी क्या बोल रहा है, वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज वॉज टू प्रोड्यूस अ सर्टन लीगल रिजल्ट विच द कॉन्ट्रैक्ट एज फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस। अब जो ऑब्जेक्ट है ना पार्टीज का,
वो किसी एक सर्टेन लीगल रिजल्ट पे आ रहा है ऑब्जेक्टिव का, जो जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था ना तब नहीं सोचा गया था कि ऐसा कुछ रिजल्ट आ भी सकता है, और ऐसा रिजल्ट आ रहा है ना तो वहाँ भी डिनाई कर सकता है डिफेंडेंट जब तक कोई वेरिएशन ना लाया जाए किसी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, तो ये डिनाई कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इट्स टर्म, यानी कि पार्टीज ने बाद में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूट भी हो गया कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद टर्म्स जो है वेरी कर दी है। पार्टीज ने क्या किया, एग्जीक्यूशन के बाद वेरी कर दिया टर्म। तो इस जगह पे भी आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब कुछ और टर्म था, बाद में आपने वेरीज कर दिया, तो फिर मैं नहीं करूँगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जब तक आप ये मुझे करके नहीं दो। वेरिएशन जो भी मैंने डिमांड किया है वो वेरिएशन आप मानो तो ही मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करूँगा इस कॉन्ट्रैक्ट का। ये था सेक्शन नंबर 18। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि लास्ट सेक्शन होगा आज के सेशन का, जो कि है सेक्शन 19, रिलीफ अगेंस्ट द पार्टी एंड द पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। तो किसके अगेंस्ट रिलीफ लिया जा रहा है, उस पार्टी के अगेंस्ट, एंड द पर्सन क्लेमिंग अंडर बाय सब्सिक्वेंट टाइटल, यानी कि बाद में जिसको टाइटल मिला उसके अगेंस्ट क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट, यानी कि अगर कुछ और प्रोवाइड किया गया इस चैप्टर में तो वो फॉलो करेंगे, लेकिन अदरवाइज क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे इन्फोर्स हो सकता है और किसके अगेंस्ट इन्फोर्स हो सकता है, ये मेजरली ये बात कर रहा है कि किसके अगेंस्ट इन्फोर्स किया जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहला, ईदर पार्टी देयर टू, यानी कि जिन दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उन दोनों में से किसी पार्टी के अगेंस्ट इन्फोर्स किया जा सकता है। दूसरा, बाय एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट द ट्रांसफरी फॉर वैल्यू हु हैज पेड हिज मनी इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई अदर पर्सन के रिगार्डिंग भी इन्फोर्स कराया जा सकता है जिसने कोई टाइटल अराइज किया है कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन वो वैसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसने जो है सब्सिक्वेंटली गुड फेथ में खरीदा था वो चीज़ और वो वैल्यू पे खरीदा था, उसने पैसे दिए थे उसके लिए और उसको कोई नोटिस नहीं था इस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो फिर उसके अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, अदरवाइज कराया जा सकता है, ठीक है। फिर सी पॉइंट क्या है, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल विच दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ माइट हैव बीन डिस्प्लेस बाय द डिफेंडेंट। अब किसी पर्सन को ना उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइटल क्लेम किया है या तो क्या किया है, उसने डिस्प्लेस कर दिया है प्लेंटिफ को, यानी कि वो प्लेंटिफ को हटा के खुद उस जगह पे आ गया है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसके अगेंस्ट भी जो है डिमांड किया जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिर CA आता है, यानी कि ये भी ऐड हुआ अमेंडमेंट के थ्रू, और यहाँ बोल रहा है कोई LLP था जो एंटर किया है कॉन्ट्रैक्ट में सब्सिक्वेंटली और बाद में अमलगमेट हो जाता है दूसरे LLP। जब मैंने आपको ऊपर बताया था एक LLP है जो अमलगमेट हो गया है दूसरे LLP से, अब ओरिजिनली इसके अगेंस्ट अप्लाई किया जा सकता था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, लेकिन इसने अमेलगमेशन के बाद ये जो है ये इसकी एंटिटी बची ही नहीं, अब जो है न्यू LLP फॉर्म हो गई है, तो इसके अगेंस्ट भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जा सकता है। ये है CA 2018 में ऐड हुआ है। नेक्स्ट क्लॉज D, where a company enter into a contract and subsequently been amalgamated with another company and new company which arises out of the amalgamation, यानी कि सेम चीज़ जो मैंने आपको ऊपर भी बताई थी वही कि कंपनी है इस कंपनी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने की मेरी राइट थी, लेकिन इसने अमलगमेशन के थ्रू इसके साथ अमलगमेट करके ये जो है न्यू कंपनी फॉर्म कर लेता है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में मैं स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस करा सकती हूँ कॉन्ट्रैक्ट। सेम दोनों क्लॉज जो है जो उसमें अप्लाई हो रहा था कि कौन करा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो अगर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है तो इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया भी जा सकता है। तो ये था हमारा क्लॉज नंबर D। नेक्स्ट क्लॉज है वो है E, where the promoter of the company have before its incorporation into a contract for the purpose of the company and such contract is warranted by the term of the incorporation of the company, यानी कि सेम चीज़ जो ऊपर पड़ी थी, जो प्रमोटर ऑफ द कंपनी है वो इनकॉर्पोरेशन से पहले, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है कंपनी के पर्पस से, ठीक है, तो वैसी कंपनी भी जो है उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लाया जा सकता है, वो भी ला सकता है, वैसी कंपनी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी ला सकता है, खुद भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है और इसके अगेंस्ट भी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड किया जाता है, यानी कि इसकी राइट भी है और इसके अगेंस्ट भी राइट है कि दोनों ही चीज़
हो सकती है कि अगर आप डिमांड कर सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो आपके अगेंस्ट भी डिमांड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फर्दर वही है कि प्रोवाइजो में दिया है जहाँ कंपनी ने ना एक्सेप्ट कर लिया हो प्रमोटर के सारे एक्ट और उसने रेटिफाई कर दिया हो और एक्सेप्टेंस जो कम्युनिकेट कर दिया हो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट को, तभी ऐसी राइट जो है अवेलेबल होगी। तो ये पूरा था हमारा सेक्शन नंबर 19। अब अपने नेक्स्ट सेशंस में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सेक्शन नंबर 20 से। मैं ट्राई करूँगी कि आज ही मैं नेक्स्ट सेशन भी ले आऊँ एटलीस्ट नाइट तक। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में और रोज़ एडिट करके अपलोड करने में बहुत ही मेहनत जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको बेनिफिट होना चाहिए, और अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे काम करने में अच्छा लगता है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।